नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का कोर टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मृदा। तो आज हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे, सॉइल का अध्ययन करेंगे। और अगर जियोग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिया जाए जो हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, तो उनमें से एक टॉपिक मिट्टी वाला भी है। अब मृदा जो टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज के चाहे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, एसएससी के एग्जाम आपके हो गए, है ना, फोर्स के जो एग्जाम होते हैं, लेखपाल वगैरह, इनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टी। और मिट्टी विद्यार्थियों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है एक बड़ा सा मैदान। और जब बड़ा सा मैदान हमारे दिमाग में आता है तो उस मैदान पर लहलहाती हुई फसल भी हमारे दिमाग में आती है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, इस वजह से कृषि जो है वो पूरी तरीके से निर्भर करती है मिट्टी के ऊपर। तो हमारे लिए ये पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिरकार मृदा क्या है। तो मिट्टी को जब हम पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से विद्यार्थी क्या करता है, सामान्य रूप से विद्यार्थी जो है मिट्टी को डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देता है। लाल मिट्टी पढ़ लेता है, काली मिट्टी पढ़ लेता है, जलोढ़ पढ़ लेता है, लैटेराइट पढ़ लेता है, पर्वतीय मृदा, इन सबको वो रट्टा मान लेता है। लेकिन इसको पढ़ने का जो विद्यार्थियों सही तरीका है वो ये है कि पहले आप ये पढ़ें कि मिट्टी क्या है। सबसे पहले आप जानें मिट्टी क्या है, मिट्टी का आप अध्ययन कीजिए, किस तरीके से मिट्टी बनती है इसको आप जानिए। उसके बाद आप मिट्टियों को पढ़िए। इससे क्या होगा, इससे आपकी समझ विकसित होगी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो उसमें पहले ये समझाया गया है कि आखिरकार मिट्टी कैसे बनती है। तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मिट्टी क्या है और मिट्टी किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी को सब लोग जानते हैं, मिट्टी को कहा जाता है विद्यार्थियों सॉइल। ठीक है, मिट्टी को कहा जाता है विद्यार्थियों सॉइल, सॉइल यानी मृदा। अब ये जो शब्द है विद्यार्थियों सॉइल, ये जो शब्द आपको दिख रहा है सॉइल, ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। ये शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है, लैटिन भाषा का। सोलम का क्या मतलब होता है विद्यार्थियों, तो सोलम का मतलब होता है फ्लोर। सोलम का मतलब क्या होता है, सोलम का मतलब होता है विद्यार्थियों फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श। तो सॉइल जो है वो इंडिकेट करती है फर्श को। फर्श क्या होता है, तो हम अपने घरों में जो सबसे निचली सतह होती है जिस पर हम चलते फिरते हैं वो सतह है, वो फ्लोर है। विद्यार्थियों पृथ्वी के संदर्भ में अगर इस फ्लोर की बात की जाए तो यहां बात हो रही है भूपर्पटी की। समझ पा रहे हैं, यहां बात हो रही है भूपर्पटी की। तो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी विद्यार्थियों एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि भूपर्पटी पर सर्वत्र फैला हुआ है। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि भूपर्पटी पर सर्वत्र फैला हुआ है। और ये जो मिट्टी है इसका मुख्य कार्य है पौधों को पोषण प्रदान करना। मिट्टी भूपर्पटी पर, भूपर्पटी क्या है, पृथ्वी की जो प्रथम परत होती है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी पर चारों ओर हमें मृदा मिल जाएगी। और इसी वजह से चूंकि ये भूपर्पटी पर चारों ओर है, आप कोई भी लैंडस्केप उठा के देख लीजिए, कोई भी स्थलाकृति उठा के देख लीजिए, वहां आपको मिट्टी का अंश अवश्य मिलेगा, मृदा का अंश अवश्य मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है मृदा के प्रकार भिन्न हो जाए, लेकिन मिट्टी तो किसी न किसी प्रकार की होगी ही। तो चूंकि ये भूपर्पटी पर सर्वत्र विद्यमान है एक परत की भांति, इसी वजह से हम इसे कहते हैं सोलम यानी फ्लोर। मिट्टी का मुख्य कार्य क्या है विद्यार्थियों, तो मिट्टी का मुख्य कार्य है पौधों को पोषण प्रदान करना। मिट्टी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है किसी भी तरीके से पौधों को पोषण दिया जाए। और पौधे हैं इसीलिए मानव है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी इंसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जैसा कि मनुष्य की फितरत है कि वह सभी प्रकार के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके उनको समाप्त करने पर उतारू है, उसी प्रकार से उसने मिट्टी को भी नहीं छोड़ा है। मिट्टी का जो क्षरण है या मिट्टी की जो समस्याएं हैं उन्हें हम मृदा अपरदन नामक विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि अगली क्लासों में हमें देखने को मिलेगा।
आज हम चर्चा करेंगे, हमने जाना मिट्टी की परिभाषा, और अब हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के बनने के महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, यानी सॉइल जेनेसिस आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि मिट्टी आखिरकार किस तरीके से बनती है, किस तरीके से मृदा की उत्पत्ति होती है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मिट्टी जो है मुख्य रूप से 4 ऐसे खंड हैं जिनसे मिलकर के बनती है। कौन कौन से हैं? तो ये है सॉइल। सॉइल के निर्माण में पहला योगदान है लिथोस्फीयर का, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। दूसरे नंबर पर इसमें योगदान है एटमॉस्फेयर का, यानी वायुमंडल का। तीसरे नंबर पर योगदान है बायोस्फीयर का, यानी जैव मंडल का। और चौथे नंबर पर योगदान है हाइड्रोस्फीयर का, यानी जलमंडल का। यानी ये चारों मंडल मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये चारों मंडल मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन चारों से थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर के मिट्टी का जन्म होता है, और एक एक करके हम जानेंगे कि इन चारों के क्या क्या काम हैं। तो अगर हम एक एक करके इसको देखना शुरू करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले है यहां पर लिथोस्फीयर। विद्यार्थियों, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से लिथोस्फीयर मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देता है। विद्यार्थियों, लिथोस्फीयर में ही हमें मिलते हैं विभिन्न प्रकार के शैल। शैल आपने सुने होंगे, मुख्य रूप से 3 से 4 प्रकार के शैल होते हैं, जिनमें आग्नेय शैल आपने सुने होंगे, अवसादी शैल आपने सुने होंगे और रूपांतरित या कायांतरित शैल आपने सुने होंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के शैल होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि मिट्टी जो होती है, किसी प्रकार की मिट्टी हो, उस मिट्टी का निर्माण शैलों से ही होता है। यानी शैल जो होते हैं वो मिट्टी के जनक पदार्थ होते हैं। अब मिट्टी जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से भी बन सकती है, वो संगमरमर से भी बन सकती है, वो लावा चट्टानों से भी बन सकती है। तो लिथोस्फीयर से ही हमें प्राप्त होती हैं मिट्टी के मूल जनक। मिट्टी का जो मूल जनक है, जो मूल भावना है मिट्टी की, या मिट्टी जिससे बनती है मूल पदार्थ, वो हमें लिथोस्फीयर से ही प्राप्त होता है। लिथोस्फीयर में हमें मिलते हैं शैल, और शैल ही वो पदार्थ हैं जो मिट्टी का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं विद्यार्थियों, से हम समझ लेते हैं। तो शैल जो होते हैं, जैसे हम काली मिट्टी का उदाहरण लें, या हम एक उदाहरण लें लावा चट्टान का। तो लावा का उद्गार हुआ, और लावा का उद्गार होने के बाद, जैसे मान लीजिए इस स्थान पर लावा का उद्गार हुआ, यहां से लावा बहुत सारा बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद ठंडा होकर जम गया। लावा बाहर निकलेगा, ठंडा होकर के जम जाएगा। ठीक है। अब जब ये लावा चट्टान ठंडी हो जाएगी, ठीक है, जब ये लावा चट्टान ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होने के फलस्वरूप इस लावा चट्टान पर विभिन्न प्रक्रम अपने काम शुरू कर देंगे, जैसे ताप, ऊष्मा। सूर्य के प्रकाश में विद्यार्थियों क्या होगा, ये जो चट्टान है, ये जो मौलिक चट्टान है, ये गर्म हो जाएगी। जब ये चट्टान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि गर्म होने पर ठोसों में प्रसार होता है। विद्यार्थियों, चट्टान के गर्म होने के कारण ये जो चट्टान है अपने स्थान पर फैलेगी, और जब फैलेगी तो उसे स्थान पर्याप्त नहीं मिल पाएगा फैलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चट्टान नहीं है, ये बहुत सारी चट्टानों का समूह है। इसलिए ताप की वजह से क्या होगा, जब ये चट्टान फैलना शुरू करेगी तो पर्याप्त मात्रा में फैल नहीं पाएगी, और जब फैल नहीं पाएगी तो अपने स्थान पर ये चटक जाएगी, एक क्रैक इसमें आ जाएगा। तापमान का काम पूरा हुआ, ऊष्मा का कार्य पूरा हुआ। गर्मी के बाद मौसम आएगा बरसात का। जब बरसात का मौसम आएगा विद्यार्थियों, तो बरसात के मौसम में ये जो इसमें दरार आई है, इसमें वर्षा का पानी जो है धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा। वर्षा का पानी जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो इसकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, इस चट्टान की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, और चट्टान यहाँ से धीरे धीरे टूटना शुरू कर देगी। फिर जाड़े का मौसम आएगा, जाड़े में ठोसों का जो है विस्तार नहीं होता है, वो सिकुड़ते हैं, और यही प्रक्रम लगातार चलता रहेगा। फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, पानी इनमें भरेगा, और इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, ये जो चट्टान है धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी।
वायु इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वायु क्या करती है, वायु इन चट्टानों पर अपना प्रभाव डालती है, जिससे ये इसके छोटे छोटे खंड जो है टूटने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो चट्टान है विद्यार्थियों टूटनी शुरू हो जाएगी। अब इस चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े टूटने शुरू हो जाएंगे, वो इस चट्टान के ऊपर ही बिखरने शुरू हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? इसी चट्टान के ऊपर, यानी ये जो मूल जनक चट्टान है, इसी के ऊपर क्या होगा, इसी के ऊपर इस टूट फूट के कारण एक पतली परत जमा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये पतली परत जो है विद्यार्थियों, यही मिट्टी है। अब चूंकि हमने उदाहरण लिया है लावा चट्टान का, इस वजह से ये जो मिट्टी यहाँ पर बनेगी ये काली मिट्टी होगी। तो हमने देखा कि लिथोस्फीयर में मिलने वाली जो चट्टानें होती हैं, जो शैल होते हैं, शैलों से ही निर्माण होता है विद्यार्थियों मिट्टी का। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी के निर्माण का मूल पदार्थ क्या है, तो मिट्टी के निर्माण का मूल पदार्थ हैं शैल, चट्टानें। चट्टानों में जब अपक्षय होता है तो अपक्षय की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही चट्टानें हैं वो मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, ये 1-2 वर्षों में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये लाखों वर्षों में होने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से लिथोस्फीयर जो है चट्टानों के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में योगदान देता है। अब यहां जो मिट्टी इकट्ठी हुई है विद्यार्थियों, कुछ मिट्टी तो यहीं रह जाएगी, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहां जो मिट्टी इकट्ठी हुई, कुछ तो मिट्टी यहीं रह जाएगी, है ना, और कुछ मिट्टी जो होगी विद्यार्थियों वो नदियों द्वारा बहा करके इस स्थान से दूर ले जाई जाएगी। बात समझने का प्रयास करना। कुछ मिट्टी तो इस अपक्षय के फलस्वरूप यहीं इकट्ठी हो जाएगी, और कुछ मिट्टी जो होगी वो क्या होगी, इस पहाड़ी चट्टान से नदियों द्वारा बहा करके मैदानों में ले जाई जाएगी। तो वो मिट्टी, वो शैल जो टूट फूट के नदियों के साथ बहकर के मैदानी भागों में चले गए, वहां भी एक मिट्टी का निर्माण होगा। उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चट्टानें जो हैं वो मिट्टी का मूल पदार्थ होती हैं या जनक पदार्थ होती हैं। तो इस तरीके से लिथोस्फीयर मिट्टी के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है। दूसरा जो हमारे पास महत्वपूर्ण अंग है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से देखते हैं हम कि आखिरकार एटमॉस्फेयर से किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, एटमॉस्फेयर की भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और वायुमंडल में जो विभिन्न गैसें होती हैं, चाहे CO2 हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ये जितनी भी गैसें हैं जो हमें वायुमंडल में मिलती हैं, ये मिट्टी में मृदा वायु के रूप में उपस्थित होती हैं। और विद्यार्थियों, ये जो गैसें हैं जो वायुमंडल में हमें मिल रही हैं, ये पौधे के जैविक विकास के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पौधा जो सांस लेता है या पौधे की जो वृद्धि है वो वायुमंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के कारण ही संभव है। किस तरीके से संभव है, तो अगर हम इसका उदाहरण देखें तो विद्यार्थियों, पौधों में एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का नाम मैं यहां लिख देता हूं, उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पौधे क्या करते हैं, इस राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से, पौधे क्या करते हैं, इस राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है, भाई नाइट्रोजन हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है यहां पर। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको पौधा डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो पौधा क्या करता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की मदद से, जो कि उसके जड़ों में पाया जाता है, इस राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रोजन वायुमंडल में गैस के रूप में विद्यमान है उसको रासायनिक रूप से परिवर्तित करके उसको पौधे के इस्तेमाल करने लायक बना देता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है ये पौधे के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब जब अवशोषित कर ली जाती है तो नाइट्रोजन ही वो अवयव है जो पौधे की वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधा वृद्धि कैसे करेगा,
और नाइट्रोजन हमें कहां से मिलेगी? वायुमंडल से मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में एटमॉस्फेयर का भी योगदान है। नाइट्रोजन की भूमिका हमने देखी कि पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, और वो पौधा नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करेगा? वो एटमॉस्फेयर से प्राप्त करेगा। किस तरीके से प्राप्त करेगा? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की मदद से प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है इसकी मदद से पौधा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पौधा वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके रासायनिक रूप में परिवर्तित करके अपने प्रयोग करने लायक बनाता है। किस बैक्टीरिया की मदद से बनाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से बनाता है। इसके अतिरिक्त एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है विद्यार्थियों CO2, और हम जानते हैं कि CO2 भी पौधे की श्वसन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सॉइल किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि सॉइल की मुख्य विशेषता क्या है? पौधों का पोषण करना। तो अगर ये उसका प्राइमरी काम ही पूरा नहीं होगा तो मिट्टी किस काम की? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल के निर्माण में विभिन्न गैसों का भी योगदान होता है, जो कि मृदा वायु के रूप में पौधे में विद्यमान रहती हैं। तो एटमॉस्फेयर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तीसरी चीज जो है विद्यार्थियों वो है बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें कि आखिरकार बायोस्फीयर किस तरीके से भूमिका निभा रहा है मिट्टी के निर्माण में, तो विद्यार्थियों बायोस्फीयर का मतलब है जैव मंडल, ठीक है। और जैव मंडल में जो मिट्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये हैं सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव आपको कहां मिलेंगे? सूक्ष्म जीव आपको मिलेंगे बायोस्फीयर में। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं विद्यार्थियों? तो सूक्ष्म जीव मिट्टी के लिए ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव क्या बनाएंगे? सूक्ष्म जीव ह्यूमस बनाएंगे। सूक्ष्म जीव मिट्टी के लिए ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अच्छा, ह्यूमस क्या है? तो विद्यार्थियों ह्यूमस मिट्टी में मिलने वाला प्रमुख कार्बनिक पदार्थ है। ध्यान रखना, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस है मिट्टी में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ। और अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो मिट्टी में जो जैविक पदार्थ जब सड़ जाते हैं, चाहे कोई पेड़ पौधा हो या कोई जीव जंतु हो, तो किसी जैविक पदार्थ के सड़ने से, किसी पेड़ पौधे के सड़ने से या किसी जानवर के सड़ने से निर्माण होता है ह्यूमस का। तो ह्यूमस क्या है? सड़े गले हुए जैविक पदार्थ हैं जो कि मिट्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब इस ह्यूमस का निर्माण कौन करता है? इस ह्यूमस का निर्माण करते हैं मिट्टी में मिलने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हुई, तो आप देखते हैं कि अगर कोई किसी जीव की मृत्यु हो जाए, या मान लीजिए आपका कुत्ता ही है, खैर आपका कुत्ता तो ऐसी मौत नहीं मरेगा कि उसे सड़ना पड़े। मान लीजिए जंगल में रहने वाला कोई आवारा कुत्ता है, उसकी मौत हो गई, तो ऐसा नहीं है कि जब वह मर जाएगा तो वहीं पर अनंत काल के लिए वह पड़ा रहेगा। क्या होगा? बेसिकली जैसे ही वो मरेगा वैसे ही उसके सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो सड़ने की प्रक्रिया है ये सूक्ष्म जीव ही अंजाम देते हैं। तो सूक्ष्म जीव बेहद ही जरूरी हैं। अगर वो सड़ेगा नहीं तो प्रकृति में गंदगी फैलाएगा। तो ये जो सूक्ष्म जीव है उसको सड़ाने का कार्य करते हैं, और इसी सड़ाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही निर्माण होता है ह्यूमस का, जो कि पौधे के लिए बेहद ही जरूरी है, मिट्टी के लिए बेहद ही जरूरी है। मिट्टी के लिए क्यों जरूरी है? तो मिट्टी के लिए इसलिए जरूरी है विद्यार्थियों कि ह्यूमस की वजह से ही मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहती है। ध्यान रखना, ह्यूमस के कारण ही मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। अगर किसी जगह पर ह्यूमस की मात्रा कम है तो वहां पर नमी बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हमने पढ़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमने देखे सूक्ष्म जीव जो कि मिट्टी के लिए ह्यूमस का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, इस पर जलवायु का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखेंगे, इस पर जलवायु का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो विद्यार्थियों जलवायु जो है ये सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, जलवायु बायोस्फीयर के अंतर्गत जलवायु जो है यह जैविक क्रियाओं की दर को प्रभावित करती है। जलवायु कैसे प्रभावित करती है? अगर हम देखें तो विद्यार्थियों जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मान लीजिए बेहद ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा?
विद्यार्थियों अगर बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उस स्थान पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सक्रिय नहीं रह पाते। ध्यान रखना, जिस स्थान पर ठंड या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट जहाँ कंडीशन होती है, वहाँ पर जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं इनके रिएक्शन करने की दर जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंड अथवा बहुत ज़्यादा गर्मी में जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी बहुत ठंडे या बहुत गर्म इलाके में किसी जीव की मृत्यु होती है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी बहुत ठंडे या बहुत गर्म इलाके में किसी जीव की मृत्यु हो गई, मान लीजिए बहुत ठंडा इलाके में कोई मर गया अंटार्कटिका पे, तो क्या होगा? उसकी बॉडी गलेगी? उसकी बॉडी नहीं गलेगी। क्यों नहीं गलेगी? इसलिए नहीं गलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी में सूक्ष्म जीव जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं और जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। और जहां जैविक क्रियाएं धीमी हो जाएंगी तो वहां पर ह्यूमस का निर्माण ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, ठीक है? तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी में जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, और जब जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं तो जीव जो है बहुत धीरे धीरे सड़ेगा, और जीव जितना धीरे धीरे सड़ेगा ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। ध्यान से इसको, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ से कथन कारण वाले सवाल बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म होने से क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं जो हैं धीमी हो जाएंगी। सूक्ष्म जीव की क्रियाएं धीमी हो जाएंगी, जीव जंतु धीरे सड़ेंगे तो ज़्यादा ह्यूमस बनेगा। दूसरा, अगर हम जलवायु का प्रभाव देखें तो जहाँ पर आर्द्र जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु या उष्ण जलवायु, जैसे हम भूमध्य रेखा की बात करें, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर गर्मी भी ठीक ठाक है और पानी भी खूब बरसता है। और सूक्ष्म जीवों के लिए, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इनके लिए बढ़ने की सबसे अच्छी कंडीशन यही होती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए जीवन शुरू करने की सबसे बढ़िया कंडीशन यही है कि ठीक ठाक गर्मी पड़े और खूब पानी बरसे, नमी हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के बाद जब बारिश हो जाती है या मानसून पूर्व की जब वर्षा होती है, हल्की फुल्की बारिश होगी, तो क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो जो मौसम है वो जीवाणुओं विषाणुओं के बढ़ने के लिए एकदम सटीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में आप देखेंगे कि गर्मियों के बाद जब हल्की सी बारिश हो जाती है तो डॉक्टरों की दुकानें भर जाती हैं, एकदम हाउसफुल चल रहा है। और जब सर्दी का मौसम होता है तो उस समय आप अगर जाइए अपने किसी लोकल डॉक्टर की दुकान पर तो एकदम सूना पड़ा होगा। क्यों? सर्दी में क्या होगा? सर्दी में सूक्ष्म जीव जो है उतना रिएक्टिव नहीं रह पाते हैं, इस वजह से लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो जहां पर आर्द्र मौसम होगा या उष्ण मौसम होगा, वहां कंडीशन क्या होगी? वहां पर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। जब सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे तो कोई भी जीव जैसे ही मरेगा, ये तुरंत के तुरंत उसे गलाना शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी उसे गला देंगे। जब उसे पूरा गला देंगे और वो जीव पूरा ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या उसमें कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जब पूरा का पूरा गल गया, कुछ बचा ही नहीं, तो ह्यूमस की मात्रा कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। तो जलवायु का भी काफी प्रभाव पड़ता है बायोस्फीयर पे, सूक्ष्म जीवों पर मुख्य रूप से। और सूक्ष्म जीव बनाते हैं ह्यूमस, जो कि सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थ हैं। तो जो स्थान बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म है वहां पर अधिक ह्यूमस मिलता है, और जो स्थान मतलब आर्द्र या उष्ण जलवायु वाले हैं वहां पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है। काफी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें विद्यार्थियों तो बायोस्फीयर में अच्छा, ये सारी चीजें मिलकर मिट्टी ही बना रही हैं। अच्छा, बायोस्फीयर में ही हमें कौन कौन से जीव मिलते हैं? बायोस्फीयर में हमें मिलता है केंचुआ या चींटी। ठीक है, तो ये जो जीव है, केंचुआ हो गया, चींटी हो गई या दीमक हो गए, ये जो जीव है विद्यार्थियों, ये मिट्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी के भीतर ही रहते हैं और मिट्टी को ही खाते हैं। जैसे केंचुआ की हम बात करें तो केंचुआ एक अंधा जीव होता है और मिट्टी ही खाता है। अब मिट्टी को जब खाते हैं तो मिट्टी की परत को ये पलटते रहते हैं। इससे क्या होता है? मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में बायोस्फीयर का भी पूरा अहम योगदान है। कैसे है ये सारा हमने यहाँ पर देखा। अगला है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। तो जलमंडल से मिट्टी को क्या मिलेगा ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं विद्यार्थियों। जलमंडल से मिट्टी को मिलेगी नमी। जलमंडल से मिट्टी को मिलेगी नमी, और हम जानते हैं कि नमी
किसी भी मिट्टी के लिए एक अनिवार्य तत्व है। मिट्टी के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? जल ही है, नमी ही है। जहां पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है सामान्य रूप से वो मिट्टियां उपजाऊ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जलोढ़ जो है सामान्य रूप से जल के नज़दीक होती है, नाम ही है जलोढ़, तो जल के नज़दीक होती है और इसी वजह से उपजाऊ होती है। जिन मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है वो उपजाऊ होती है। उदाहरण के लिए काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसी वजह से काली मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी समझा जाता है। वहीं हम बात करें रेगिस्तानी मृदा की, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसी वजह से उसे हम उपजाऊ मिट्टी नहीं कह सकते। तो नमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मिट्टी के लिए, और नमी यानी जल भी मिट्टी के निर्माण में अपना अहम योगदान देता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखे कुछ प्रमुख अवयव जो मिट्टी का निर्माण करते हैं और इन्हीं सब से मिलकर मिट्टी जो है बनती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिरकार मिट्टी में क्या क्या मूल रूप से मिलता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल टेक्सचर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मतलब मृदा गठन। यह है सॉइल टेक्सचर। मिट्टी का निर्माण करने के बाद मिट्टी कैसे बनी ये हमने जान लिया। अब ये सारी चीजें मिलकर के मिट्टी को बना रही हैं और अब हम देखेंगे मृदा गठन कि आखिरकार मिट्टी में हमें क्या क्या पदार्थ मूल रूप से मिलते हैं। तो जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, मिट्टी में हमें मूल रूप से जो है 4 से 5 चीजें हमें यहां पर मिलती हैं। विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मिट्टी में जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो कौन सा कण जो है मिट्टी के रूप में, मृदा के कण के रूप में काउंट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मिट्टी के कणों के रूप में उसी कण को काउंट किया जाता है जिसका आकार 2 मिलीमीटर से कम हो। ध्यान रखेंगे हम हमेशा, ठीक है। ऐसा कोई कण जिसका आकार 2 मिलीमीटर से कम है उसी को हम मिट्टी के कण के तौर पर कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा कोई भी कण जिसका आकार 2 mm से ज्यादा है तो वो फिर मिट्टी नहीं होगा, वो फिर बजरी में चला जाएगा, ग्रेवल में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो जब हम मिट्टी का गठन पढ़ते हैं तो मिट्टी के कण आपने देखे होंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। कभी आप गंगा जी नहाने गए हो तो वहां पर ऐसे करके लीजिए पानी को हाथ में, तो आप देखोगे मिट्टी के कण आपको तैरते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो मिट्टी के कण जो हैं ये करते हैं मिट्टी का गठन, सॉइल टेक्सचर बनाते हैं, और मिट्टी का कण जो होगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा जिसका आकार 2 mm से कम होगा। 2 mm से ज्यादा है तो वो मिट्टी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका बजरी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो। तो अगर हम साइज की बात करें तो सबसे ऊपर जो है आपको दिखाई देगा यहां पर मृत्तिका। देखिए इनका साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में ये पूछ लेता है। तो अगर हम इनका साइज देखें तो सबसे ऊपर है मृत्तिका, ठीक है। मृत्तिका का साइज होता है 0.002 mm से भी कम। अगर कोई ऐसा कण जिसका आकार 0.002 mm से भी कम है तो हम उसे कंसीडर करेंगे मृत्तिका के तौर पर। इससे जो बड़े कण होते हैं जिनका साइज होता है 0.002 से 0.05 mm तक, उनको हम कंसीडर करते हैं गाद की तरह। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गाद। गाद से भी जो बड़ा कण होता है उसका साइज होता है 0.05 mm से 0.02 mm तक, मतलब सॉरी 0.2 mm तक, ठीक है। सूक्ष्म कण जो होते हैं इनका साइज कितना है? 0.05 mm से 0.2 mm तक। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सूक्ष्म रेत। सूक्ष्म रेत से आगे बढ़ेंगे तो आएगा स्थूल रेत, और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 0.2 mm से 2 mm तक, ठीक है। 0.2 से 2 mm तक आपको मिलेगा स्थूल रेत। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई कण 2 mm से भी ज़्यादा है तो उसे हम बजरी यानी ग्रेवल के तौर पर कंसीडर करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये हैं सॉइल टेक्सचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। एग्जाम में इनके साइज को लेकर प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए मृत्तिका का आकार कितना होता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए भाई मृत्तिका का आकार है 0.002 mm। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें
और याद कर लें, पेपर में इससे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने पढ़ा सॉइल जेनेसिस, कैसे मिट्टी बनती है और मिट्टी को बनाने वाले प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको हमने जाना। और आज की क्लास में हमने जाना मृदा का गठन किस तरीके से होता है, सॉइल टेक्सचर क्या है, मिट्टी में जो पाए जाने वाले कण हैं उनको आकार के आधार पर किस तरीके से विभाजित किया गया है। अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम जानेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली जो मिट्टियां हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जल्दी ही ये दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और बस पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।